हेलो एंड वेलकम टू जेनेक्स आईएएस। सो सबसे पहले आप सबको मुहर्रम क्या किया जाता है, बधाई दी जाती है, शोक मनाया जाता है, प्रोवाइड उनका दर्द बताइए। तो उसको क्या विश कैसे करते हैं आप लोग? विश ही नहीं करते। तो व्हाट इज एग्जैक्टली मुहर्रम? मतलब मुहर्रम में सर जो हज़रत इमाम हुसैन मोहम्मद पैगंबर है ना, उनके नवासिब है। ओके। तो कुछ यजीदीस थे जो मोहम्मद पैगंबर को मानते थे, लेकिन उनके जैसे नमाज उनके पढ़ना, लेकिन उनको फॉलो नहीं करते थे। मतलब पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे, पार्टी भी चेंज कर सकते। तो उन्हें इस्लाम को बचाने के लिए वो शहीद हुआ था। ओके, वन काइंड ऑफ अ वॉर दे वॉर, ये बढ़िया है। ज़्यादातर जगह पे छुट्टी है और आप यहाँ पढ़ने आए हैं, क्योंकि छुट्टियाँ रखते नहीं ऑब्वियसली, हम बाहर छुट्टी के। तो फिर कल हमने इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी, लास्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स के, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आईपीओ, प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट। हमने इन्वेस्टर्स के बारे में देखा, हाउ टू इन्वेस्ट, हु इज ब्रोकर, जॉबर, मार्केट मेकर। इन सब चीजों को समझ के अब इससे एक स्टेप आगे निकलने की कोशिश करते हैं। आज हमारा प्राइमरी कंसर्न ये होगा कि व्हाट इज बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इज सेंसेक्स, व्हाट इज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस साल बड़ा न्यूज में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो एक स्कैम हुआ ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, उनके सीईओ का जो स्कैम था, इसलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत न्यूज में है। निफ्टी 50 क्या होता है, इन सब चीजों को डिस्कस करना आज हमारा प्राइमरी कंसर्न होगा। ठीक है। इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव सीन कि एक सेकेंडरी मार्केट है जहां पे स्टॉक्स या सिंपल भाषा में शेयर्स को परचेज एंड सेल किया जा रहा है। इज दैट वेरी क्लियर? इसी सेकेंडरी मार्केट के बहुत सारे टाइप्स हैं। इसमें दो हमारे पास मेजर सेकेंडरी मार्केट्स हैं, जिसको हम नेशनल सेकेंडरी मार्केट्स कहते हैं, एंड वी हैव लॉट ऑफ माइनर सेकेंडरी मार्केट। दो बहुत बड़े हैं और छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे सेकेंडरी मार्केट्स हमारे पास हैं। बड़ों में जो मेजर हैं दे आर बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये ब्रिटिश टाइम से भी पहले का है। ये एशिया में इसकी शुरुआत की गई थी एक पेड़ के नीचे बैठ के। एक पेड़ के नीचे बैठ के 5 लोगों ने इसका फाउंडेशन रखा था, एंड दे मेड बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं है, एक मार्केट है जहां पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं? एंड अनदर वाज एनएसई, ये रिसेंटली बनाया गया है 1990s में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? माइनर्स में वी हैव लॉट ऑफ कलकत्ता, अहमदाबाद एंड मैनी मोर, बेंगलोर, चेन्नई। माइनर्स में हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है, बट मेजर हमें पढ़ना ये दो, आज हमारे प्राइमरी कंसर्न। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? पक्का? आप लोग ने सुना होगा कि आज मार्केट अप था या आज मार्केट डाउन था। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इन केस ऑफ बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हम क्या करते हैं, 30 मेजर स्टॉक्स, जो 30 सबसे बड़ी कंपनियां हैं हर अलग अलग सेक्टर में, लाइक आईटी की सबसे बड़ी कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीसीएस, माइनिंग में रिलायंस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, व्हीकल्स में टाटा मोटर्स। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेडिकल में डॉक्टर रेड्डी। ये जो हर डिपार्टमेंट की, हर एक लाइन की जो सबसे बड़ी कंपनी है देश में, इसके हम स्टॉक्स की प्राइस
मतलब इसके शेयर की कीमत हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? 30 बड़ी कंपनियों की शेयर की प्राइस को कंबाइन कर दिया जाता है एंड जस्ट अ सेकंड बताओ लेक्चर के बाद I'll let them all drink chai, but after lecture. Okay, so we are discussing कि 30 मेजर कंपनीज के स्टॉक्स की प्राइस को कंबाइन कर लिया जाता है और इसे ही हमने नाम दिया है सेंसेक्स। आपने इस वर्ड को बार बार सुना होगा। सेंसेक्स कुछ नहीं है, खाली प्राइस है स्टॉक्स की। किसकी? 30 मेजर कंपनीज। ओके, सेंसेक्स का मतलब सेंसिटिव इंडेक्स। अब अगर ये 30 कंपनी की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो हम कहते हैं सेंसेक्स अप गया, मार्केट अप था। अगर इस 30 कंपनी की कंबाइंड प्राइस डिक्रीज होती है तो हम कहते हैं मार्केट डाउन। इज दैट वेरी क्लियर? फहद, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है, ये क्यों किया जाता है? क्योंकि एनएससी में या बीएससी में लाखों कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, सबके शेयर की प्राइस वी कांट काउंट। अब सोचो सबकी 1 लाख कंपनी की प्राइस रोज काउंट करना और रोज उन्हें पब्लिश करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। बाइंग सेलिंग सारे कंपनी की होती है शेयर्स की, बट जो इंडेक्स डिसाइड होता है कि मार्केट क्या है वो इस 30 मेजर कंपनी से डिसाइड होता है। क्या इंडेक्स का मतलब समझ रहे हो? जिसको ना आया हो क्लास के एग्जांपल से समझिए। लेट्स सपोज ये हमारी क्लास है, हर बच्चों के कोई ना कोई मार्क्स आते हैं। अब मैं अगर पूरी क्लास के मार्क्स को काउंट करूं और ऐड कर दूं, मैं बोलूंगा कि एवरेज पिछली बार इतने मार्क्स थे, अगली बार इतने मार्क्स थे, बट ये पॉसिबल नहीं होता। बड़ी क्लास हो तो 400-500 लोगों की क्लास है, मैं कैसे हर क्लास 500 लोगों के मार्क्स काउंट करूंगा? तो मैं क्या करता हूं कि जो कुछ टैलेंटेड, कुछ मीडियोकर और कुछ फेलियर्स, इनके मार्क्स को कंबाइन कर लो और ये पूरी क्लास को बता देंगे। ये पूरी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है? हम एक्सचेंज में यही करते हैं। हर एक कंपनी के स्टॉक नहीं काउंट हो सकते, तो मेजर कंपनी जो है 30, उन्हीं को काउंट कर लिया जाता है। ओके, इसे हम सेंसिटिव इंडेक्स एसेंसिस कहते हैं। इसी तरह एनएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टोटल मेजर 50 कंपनीज हैं। यहाँ 30, यहाँ पे 50, इसलिए जो इसका इंडेक्स होता है उसको हम कहते हैं निफ्टी 50। इसका जो इंडेक्स होता है दैट इज निफ्टी 50 इंडेक्स। ओके, किसी को ना समझ में आया तो प्लीज पूछ लो। यहां तक किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज आस्क। प्लीज जी, एनीथिंग क्लियर? विशाल जी, खाली इंडेक्स का समझा आप? कौन सा इंडेक्स? इंडेक्सिंग कुछ नहीं है, खाली देखो सबका तो शेयर की प्राइस काउंट करना पॉसिबल है ना, कि पूरे देश की सारी कंपनी के शेयर की प्राइस काउंट करूं। तो मैं क्या करता हूं, जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हीं के शेयर की प्राइस काउंट कर लेता हूं, और इसी को बोलते हैं इंडेक्स। हाँ बेटा, वो तो सेंसेक्स हुआ। हाँ, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काउंट करो तो उसको सेंसेक्स कहते हैं, जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काउंट करो उसको निफ्टी 50 कहते हैं। दोनों का अपना अपना इंडेक्स, ठीक है? दोनों अपना अपना बोलेंगे क्या शेयर अप या डाउन है। एग्जैक्टली, इसलिए जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको पता होगा 2 प्रकार के इंडेक्स रोज पब्लिश होता है, निफ्टी इतना अप था, सेंसेक्स इतना अप था। ओके, यस, और कोई किसी को पूछना समझ नहीं थी? संजू, एक एक को पूछ रहा हूँ, फिर भी अगर लास्ट में तुम्हें बोला नहीं समझ, माथा फोड़ दूंगा सबका। आगे चलते हैं। इस पोर्शन से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। अब जहां से क्वेश्चन 100% आता है, और वही नहीं, न्यूज़पेपर समझने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कौन कौन करता है।
हु कैन इन्वेस्ट, है ना। एक तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, मतलब जो देश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लाइक अस, हमारे बिजनेसमैन्स, और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो बाहर से हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन का सेंटर होगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज FPI एंड D, सेकंड FDI। FPI में और एक और आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये अलग है, सेम नहीं है, बट मेजर बुक्स में सेम लिख देते हैं, तो दैट नॉट अ केस, हमारा इतना डीप जाने की जरूरत भी नहीं है। हम इसके बीच का पहले डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। FDI, देखिए सबसे पहले FDI की बात करें तो FDI क्या है। जब कोई भी विदेशी इंडियन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है और इंडियन कंपनी के 10% और मोर शेयर्स को परचेस कर लेता है, कोई फॉरेनर जब इंडियन कंपनी के 10 और मोर परसेंटेज शेयर्स को परचेस करता है, इट मीन कि वो इंडियन कंपनी में ऑनरशिप चाहता है, मालिक बनना चाहता है। ओके, लेट्स सपोज हमारे फहाद जी की एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ, ठीक है। इस कंपनी में एक अमेरिका में बैठा आदमी जॉनसन इन्वेस्ट करना चाहता है कि मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ओके। ये फहाद को बोलेगा कि मुझे आपकी कंपनी में 10% से ज्यादा का स्टेक खरीदना है। अगर 10% से कम खरीदा, किसी भी कंपनी में 10% से कम शेयर खरीदे गए तो उसे कह दिया जाएगा FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बट अगर 10% से ज्यादा कोई एक व्यक्ति शेयर खरीद रहा है या कोई एक कंपनी शेयर खरीद रही है तो उसे कहा जाता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर। श्योर। अब दोनों के बीच का और डिफरेंस समझो। जब भी FDI आएगा तो FDI अपने साथ उनकी टेक्नोलॉजी भी ले आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग अमेज़न यूज करते हो। अमेज़न की जो भी यहाँ पे स्टोर्स हैं या जो भी उनके गोडाउन्स हैं, दे ऑल आर FDI। इंडियन तो है नहीं, बाहर से आके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप लोगों ने एप्पल के प्लांट्स के बारे में सुना होगा। एप्पल का प्लांट, एप्पल फोन, आईफोन के जो प्लांट लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में है। क्या वो इंडियन है? नो, खाली इंडिया में। उसका पैसा कहां से आया होगा? अमेरिका से, राइट और रॉन्ग? तो ये जो अमेरिका से आईफोन की कंपनी बनाने के लिए इंडिया में पैसे आए और इंडिया में आईफोन की कंपनी बनके तैयार हुई, दैट इज नोन एज FDI। FDI में क्या होगा? एक तो 10% और मोर स्टेक्स, सेकंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। अगर विदेशी आएगा तो उसकी टेक्नोलॉजी भी लाएगा, ओके। थर्ड, अच्छा मुझे बताइए किसी भी देश के लिए FDI अच्छा है कि नहीं? कौन कौन बोला अच्छा है? आंसर में क्यों विशाल जी क्यों अच्छा है? मैं वही बोला, ऐसे बोलिए। मैं बोला अच्छा नहीं है, टाइम वेस्ट है। अच्छा नहीं, टाइम वेस्ट है। मतलब बाहर का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो अगर डूब गया तो बाहर का पैसा डूबेगा ना, वो तो अपना क्या जाएगा? डूबा तो डूबा, अच्छा वो देश के लिए तो खराब हुआ ना। नहीं, अपने लिए, अपना सोचो। अच्छा, अपने लिए। पहले अपना सोचो। अच्छा, पहले अपने घर का सोचते हैं। तो भी खराब ही होता है, तो कमा के पैसा बाहर ले जा रहा है। ओके, संजय क्यों अच्छा है? सर कुछ मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ बेनिफिट हमको भी होगा ना, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। हाँ, रोजगारी मिलेगी। हमारे अंदर का मार्केट नहीं सर, अगर आपने अपने बोले फैक्ट्री दिला था, वो अमेरिका से थोड़ी नौकरी लग जाएगा हमारा। जब भी FDI आता है इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं।
बेनिफिट नंबर 1, सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको ये मींस का डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि एफडीआई के क्या क्या बेनिफिट्स, ठीक है, और उसके प्लस में भी क्वेश्चन होंगे। क्या बोल रहे हो, बालों के साथ खेलेंगे जिंदगी में बाद में आराम से। इनफ्लो ऑफ डॉलर, अगर कोई बाहर से आया कंपनी डालने तो वो डॉलर लेके आएगा, वो इंडिया में डॉलर देगा और इंडिया से रुपीस परचेस करेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी और रुपीस की डिमांड। तो ये जो हमारा रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है वो ऑटोमेटिक एप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है। एफडीआई का सबसे बड़ा फायदा होता है इनफ्लो ऑफ डॉलर, विदेशी करेंसीज, फॉरेन करेंसीज हमें मिलती हैं, डॉलर मिलता है, ठीक है। जितना एफडीआई आएगा उतना ज्यादा डॉलर आएगा, उतना ज्यादा रुपीस स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू डॉलर। दिशा समझ रही, रटना मत, समझना खाली। सर एक बार इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब बाहर से आना, कोई चीज जब बाहर से आता है उसको इनफ्लो कहा जाता है, और जब हमारे देश से निकल के बाहर जाने लगता है उसको आउटफ्लो कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से कमा के बाहर जाएगा तो रुपीस की डाउन करनी होगी, उस पर हम बात करते हैं सर थोड़ी देर में, उसमें ड्रॉबैक्स में देखेंगे उसको, ठीक है, कि क्या क्या नुकसान है उसका। पहला इनफ्लो ऑफ डॉलर, जिससे हमारा रुपीस स्टेबल रहेगा। सेकंड, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आएंगी, इनफ्लो ऑफ डॉलर। सेकंड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर कोई फॉरेन से आया कि उसको यहाँ पे एप्पल का प्लांट लगाना है तो मशीन्स लानी पड़ेगी, मशीन्स लाएगा तो यूएस से, as he said, कि यूएस से आदमी थोड़ी लेके आएगा यहाँ काम करना, वो गोली यहाँ गर्मी में टिक भी नहीं पाएगी। यहाँ इंडियन लोकल चीज, लोकल को उसको टेक्नोलॉजी सिखानी पड़ेगी कि देखो ये मशीन ऐसे ऑपरेट होती है, तो दैट विल बी अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। बट सारी टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आएंगे तो हमें क्या डेवलपमेंट? हम ऐसे भी नहीं करते नहीं, मतलब हम भी करते हैं बट वी आर नॉट एट दैट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमें भी सीखना है, देन वी विल गो टू दैट लेवल। ओके, गुड क्वेश्चन। थर्ड, कोई और बताएगा? कंपटीशन, डोमेस्टिक मार्केट में वेरी गुड, कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, एग्जांपल बताओ। भारत के अपना बढ़ाने की कोशिश करेंगे हमारे डोमेस्टिक जो भी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के पास, एक तो अच्छा है, गुड कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। इसी कंपटीशन को नेगेटिव में लिखेंगे। ये कंपटीशन डोमेस्टिक मार्केट का बेस्ट एग्जांपल अमेज़न और फ्लिपकार्ट है। इंडियन फ्लिपकार्ट था, फॉरेन अमेज़न। फ्लिपकार्ट पहले डिलीवरी के चार्जेस ज्यादा लेता, जैसे अमेज़न ने एंट्री मारी और कवर करना शुरू किया इंडियन मार्केट को, धीरे धीरे फ्लिपकार्ट ने डिलीवरी फ्री कर दी। कंपटीशन की वजह से ऑलवेज बेटर चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और खाली डोमेस्टिक मार्केट नहीं, फॉरेन मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में कंपटीशन होता है। मान लो एक चाइनीज प्रोडक्ट था, एक अमेरिकन प्रोडक्ट आ गया, कंपटीशन बढ़ जाएगा, फायदा अल्टीमेट कस्टमर्स को मिलने वाला है, ठीक है। तो कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, व्हाट एल्स, जैसे कि आपने पहले बोला था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज। क्यों है सोचो, इंडिया इज हाई लेबर इंटेंसिव कंट्री, हमारे पास बहुत लेबर है काम करने के लिए, देयर आर लॉट ऑफ, बट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब कोई स्किल्स तो वी कैन लर्न बट अपॉर्चुनिटी नहीं, तो अगर कोई फॉरेन से आ रहा है तो दे विल टीच अस स्किल्स एज वेल एज गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ओके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में इसका अगर एग्जांपल आपको देखना हो तो फोर्ड इंडिया का देखिए, अभी रिसेंट है, फोर्ड ने जैसे अपना प्रोडक्शन बंद किया
lot of Indian got unemployed. ये जो छोटी कंपनी ने, कंपनी बड़ी बड़ी इंडिया में नॉट एट दैट स्केल, अगर कोई बड़ी कंपनियां बंद होती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आई तो इतनी एम्प्लॉयमेंट भी तो क्रिएट किया होगा, है कि नहीं? देन इन कंपनी को जो जगह दी जाती है वो दूर दराज के गांव की जगह दे दी जाती है, तो वो उस एरिया को डेवलप कर डालते हैं इंडस्ट्रियल। जैसे आज से 25-30 साल पहले जामनगर वाज नॉट दैट मच फेमस था ऑब्वियसली, बट नॉट दैट मच। रिलायंस ने अपने आप को ग्रो करना शुरू किया। आज लुक एट द जामनगर, आपको ड्रीम सिटी लगती है। कभी जाइए रिलायंस सिटी, गए हम लोग रिलायंस टाउनशिप में? कभी जाइए, इट इज लाइक वी आर इन अनदर कंट्री, इतना हाईली डेवलप्ड है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरल एरिया, GIDC। Okay, what else? Strategic influence, strategic control। इंटरनेशनल रिलेशन में भी काम आता है। अगर बड़ी कंपनी हमारे देश में है तो वी कैन इन्फ्लुएंस देम, उनकी कंट्री को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। मान लीजिए बड़े बड़े प्लांट्स हमारे देश में हैं और उनकी कंट्री कोई गलत डिसीजन ले रही, हम आपके प्लांट्स क्लोज करवा देंगे। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात क्या है? So they can do the same thing to us also, right? Yeah, exactly. हमारे companies भी foreign। हाँ, तो हमारी कंपनी फॉरेन भेजना क्यों? नहीं, obviously they can do, but इसलिए बोला अगर हमारे पास ज्यादा FDI है, हमारे पास ज्यादा से आ रहे हैं, तो हमें ये बहुत फायदा हो। Economical support also। Obviously, okay, so they are the primary benefits, lot more, इससे तो बहुत ज्यादा है अभी। सर और ये भी है ना कि FDI है और वो उसके वैसे भी स्टेक 10% से ज़्यादा है, तो अगर कोई भी सेंसेक्स में या कोई भी मतलब ऐसे गिरावट आती है तो वो जल्दी जा नहीं सकते। Exactly, very good। वो जब FDI करेंगे तो इसमें आएंगे, ठीक है? very good, very good। ये जो मनी होती है ना, स्टेबल मनी कही जाती है। FDI की मनी इज स्टेबल मनी। बताता हूँ क्यों स्टेबल मनी, उसके लिए FDI करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, ये लोग अपनी जमीन छोड़ बेच के थोड़ी भाग जाएंगे। मतलब अगर इनको इंडिया छोड़ना भी है तो दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इकोनॉमिक सर्वे में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था इंडिया के बारे में। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे अगर आप वॉलंटरली, बहुत ध्यान दे बेटा, सब लास्ट में लेक्चर टेस्ट में लिखवाने वाला हूं, और आज लेक्चर टेस्ट होगा ही, मैं भूल भी गया तो मुझे याद कोई दिलाना। आफ्टर दिस लेक्चर आज लेक्चर टेस्ट है और आज के आज रिजल्ट जाएगा आपके साथ, तो अगर मैं भूल गया तो मुझे कोई याद दिलाना। ध्यान दो, नींद में मत रहो। मैं क्या बता रहा था? इंडिया में कंडीशन कैसी, मान लीजिए मार्केट डाउन होता है, सब बेच बाच के निकल देते हैं, सब शेयर्स बेचो, चलो क्या फर्क पड़ता है। बट अगर आपकी कंपनी इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर आप वॉलंटरली अपनी चॉइस से अपनी कंपनी बंद करना चाहते हो, वो लगभग 3 साल लेता है। टू क्लोज डाउन योर कंपनी लगभग 3 साल लगते हैं। पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे, इस साल नहीं, इससे पहले वाला जो था, बड़ा इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक सर्वे था। इस साल तो सर्वे को पता नहीं क्या कर दिया, एक ही वॉल्यूम में पूरा बर्बाद कर दिया। इससे पहले वाला जो इकोनॉमिक सर्वे था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें एक चैप्टर दिया था स्पेशली इसी चीज के ऊपर कि इंडिया में अगर आपको एक खाने की दुकान खोलनी है, नाश्ते की, यू नीड नियरली 41-42 परमिशंस। और अगर आपको वेपन, बंदूक बनाने की कंपनी खोलनी है तो आपको लगभग 20 से 22 परमिशन लेनी है। मतलब इंडिया में वेपन की कंपनी खोलना इजी है, ना कि बड़ा पाव खिलानी, अगर लीगली जाना चाहो तो। और अपनी ही कंपनी अगर बेचना चाहो कि चलो मुझे नहीं चलाना, बंद करना है, दैट विल टेक ऑलमोस्ट 4 इयर्स। ये इंडिया की रियल टाइम कंडीशन है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बता रही है हमारे देश में ये प्रॉब्लम्स है। हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स ले आए। अगर इकोनॉमिक पढ़ना है तो इकोनॉमी जैसे पढ़ो, रटने से दुनिया चलती ही नहीं। वो सब स्कूल कॉलेज में अच्छा लगता है, अब पता नहीं वो क्या क्या पढ़ा भी रहे, चल रही सबकी भी दुकान सबकी चल रही है। इको शुड बी लाइक इको। तकलीफ सुनो, क्या बात करें हम लोग? वड़ा पाव खिलाने की परमिशंस तक ही प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो मेरी कंपनी बंद करने में मुझे 2 साल 3 साल लग गया, क्या फर्क पड़ता है?
कोई बता सकता है? 4 साल में बंद हुई थी, क्या प्रॉब्लम? जैसा बता दे, नींद आ रही है तुझे तो पैसा अटक जाएगा ना, पैसा अटक जाएगा। और सर और क्या, एम्प्लॉय को पगार देनी पड़ेगी। कंपनी तो बंद कर दी, उसको खाली बेचना है। उसको वहाँ से उठा के फिर कहीं और भी तो हमें इन्वेस्ट करना बेचना है। वैल्यू डाउन हो जाएगी। वेरी गुड, डेप्रिसिएशन, वैल्यू डाउन होगी सर। एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक कंपनी है, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, विजय माल्या व्यक्ति था, किंगफिशर उसकी एक कंपनी चलती थी, एयरलाइंस चलती थी। एसबीआई ने किंगफिशर को नियरली 8,000 करोड़ का लोन दिया हुआ था, जो उसने हमसे वसूल कर लिया ऑलरेडी, हमारे एटीएम के चार्जेस बढ़ा के। तो छोड़ा थोड़ी है। इस 8,000 करोड़ में जब किंगफिशर बैंकरप्ट हुआ, जब वो भाग गए, तो उनके पास एरोप्लेन्स थी, सब कुछ था, जिसकी नियर अबाउट प्राइस 6,000 करोड़ थी। मतलब अगर एसबीआई उसी समय सब बेच पाता तो उसको 6,000 करोड़ जितने रिकवरी हो जाती, राइट और रॉन्ग? बट 3, 4, 5 साल केसेस चले, वो एरोप्लेन्स ऐसे ही पड़ी रही, सब बेकार हो गए, जंग लग गई, सब खराब हो गए। और अल्टीमेटली जो एसबीआई को सब बेच के मिला वो 800 करोड़ था खाली, बाकी सारा पैसा डूब गया। अगर उस समय बेच दिया होता तो बहुत पैसा मिलता। क्या आप लोग समझ रहे हो? अगर इमीडिएट टाइम पे हमारी चीजें बिक जाए, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम है XYZ इंस्टीट्यूट, पता नहीं कहाँ है, कहीं तो है दुनिया में, कहीं एक इंस्टीट्यूट है XYZ। ये इंस्टीट्यूट बैंकरप्ट हो गया और इसने अपने आप को सेल करने का सोचा, मुझे बेचना है। इनके पास कुछ कैमरास होंगे, नहीं कोई बात नहीं, खाली कैमरा तक रखते हैं। ये कैमरा कोई भी मान लीजिए मॉडल है, लाइक XA10 और समथिंग कुछ मॉडल है। ये मॉडल अगर मैं अभी बेच दूं, इसकी स्पेसिफिकेशन है HD हाई डेफिनेशन, तो ये अच्छे से बिक जाएगा, मुझे थोड़े थोड़े पैसे मिल जाएंगे क्योंकि मार्केट में डिमांड है। 2 साल बाद मैं सेम कैमरा बेचने मार्केट में जाऊं, अभी इसके अगर 50,000 मिल रहे होंगे, 2 साल इसका कोई 10,000 मिलेगा, क्योंकि तब तक 4K नॉर्मल चीज होगी, HD कोई खरीदेगा ही नहीं। आपके मोबाइल से एग्जांपल देता हूं, अरे 3G मोबाइल बड़ी इज्जत में होते थे, 4G आते 3G खत्म, 2 साल में 5G रोल आउट हो रहा है, 4G मोबाइल की कोई अभी बेच दो 4G मोबाइल, मिल जाएंगे पैसे, पहले वो आईफोन है, पैसे मिल जाएंगे। 2 साल बाद 4G बेचना कोई खरीदेगा नहीं। ऐसा बैंक की चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा जाता बेकार है। हाँ बैंक की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है Obviously। पहले से, हमें लफड़ेबाज ज़्यादा होते हैं। हाँ, इसलिए तकलीफ यहाँ खड़ी होगी। अगर टाइम पे बेचा तो ये, बट इंडिया में कंपनी क्लोज डाउन करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए FDI तुरंत वापस नहीं जा सकती, ये इंडियन इकोनॉमी को अनस्टेबल नहीं कर सकती। ओके, क्या FDI पूरी तरह क्लियर है? आप लोग लिखना चाहेंगे? फास्ट लिखिए, टाइम है नहीं मेरे पास। इसके बाद हम अपने आज के टॉपिक पे आएंगे। ये तो आज का टॉपिक है भी नहीं, दिस इज इंट्रोडक्शन। आज का टॉपिक है FTIL और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। थोड़ा फास्ट करना, टाइम कम। इसके बाद आपका दूसरा लेक्चर भी है ना आज। sell fast. Then why will you invest in the first place itself? उसको भी ये प्रॉब्लम पता होगा। That's our problem ना। That's why we are trying to reform that. हम उसी को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। That we call as ease of doing business. मैं आता हूँ 10 मिनट में टॉपिक। गुजरात हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम में। कैमरा क्या? चलेगी क्या? इंग्लिश मीडियम में? हाँ। बिल्कुल चलेगी। यूपीएससी में गुजराती आती है? यूपीएससी में नहीं आती, बट जो बच्चे जीपीएससी अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए है। चल रहा है सर, रिकॉर्डिंग क्यों क्लोज है? यहाँ तो चल रहा है, रिकॉर्डिंग क्लोज है। कनेक्शन आ गया है, हम्म? कनेक्शन नहीं पता।